आखिरकार भारत में कांग्रेस का भविष्य क्या है? भाजपा जैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करके वोट ले आना की कामयाबी दिखाए हैं सारे राज्यों के चुनाव में, ये तो कांग्रेस पार्टी की एक कमी है। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास भी है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें ये भी मालूम है कि वो किस चीज में पीछे छूट गए। तो क्या कभी बैठ करके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठ करके आत्ममंथन, आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि आखिर कमी कहाँ आ रही है? करते होंगे, मैं तो उनके साथ बैठा नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या आपस में क्या सब चिंते हैं। आज एबीपी लाइव के मंच पर हमारे साथ शशि थरूर जी हैं। इनको आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग सर? धन्यवाद, अच्छा लगा। आज एक प्रोग्राम तो हो चुका है और एक और होने वाला है, लेकिन Yes. बहुत दिलचस्प लग रहा है मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। सर, तो क्योंकि हमारा आज जो इवेंट है वो आइडियाज ऑफ इंडिया है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडिया? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि मुझे पहली बात यह है कि हमारी बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना देश है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं भारत के अंदर। कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं किस्म के लोग, कहीं अलग अलग किस्म की रसोई, क्विजीन, मतलब ये सारे डाइवर्सिटी जो कहते हैं, बहुस्वरता जो हमारे देश में है, ये दूसरे देश में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में भारत की ये स्पेशल है कि हम एक हैं और उसके अंदर बहुत विभिन्न तरीके के भारतवासी होते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अंग्रेजी में कहा जाता है। मेरे ख्याल में यही है भारत की कहानी। ओके, तो अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को मैं चाहूंगी कि पॉलिटिकली उस गली में लेकर के चलते हैं जहां पर थोड़ा राजनीति के ऊपर हम चर्चा जो तो है, हर रोज वो लोग हम बोलते हैं कुछ और बोले। और हम शशि थरूर जी का ओपिनियन जानना चाहेंगे। अभी हाल में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए हैं और उससे पहले भी हरियाणा में हुए, झारखंड में हुए, महाराष्ट्र में हुए। जो नतीजे देखने को मिले उससे हमें उस ट्रेंड को देखकर, उन आंकड़ों को देखकर एक सवाल मेरे अंदर उठता है। एक्चुअली हर एक पत्रकार के अंदर ये सवाल आज के डेट में उठ रहा है कि आखिरकार भारत में कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य के कहने के सोचने के पहले, क्योंकि भविष्य को हम बदल सकते हैं, मेरे ख्याल में पहले क्या हुआ देखना चाहिए। क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव में उम्मीदें बढ़ गई थी कांग्रेस से। उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि रिजल्ट भी काफी अच्छे थे। जी, बिल्कुल। हमारे तरफ से 100 लोग जीते और मेरे ख्याल में 101, क्योंकि एक और था जो इंडिपेंडेंट होते हुए जीता और उसके बाद कांग्रेस में आए। तो 101 सांसद हैं हमारे। और एक और बात है कि कांग्रेस का जो एक शक्ति थी कि हमारे प्रेजेंस पूरे देश में, हर इलाके में, हर कोने में कांग्रेस का कुछ प्रेजेंस था, ये तो एक और बार हम दिखा सके। ये है मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव्स थे। लेकिन हमने ये भी समझा ये राज्यों के चुनाव में कि लोग जब नियम सभा में, विधानसभा में लोगों को ढूंढ लेते हैं, उनके सोच भी बदल जाते हैं, अलग किस्म के सोच होते हैं कि यहाँ हम क्या देखना चाहते हैं और दिल्ली के जो राजनीति है उसमें क्या देखना चाहते हैं, इसमें फ़र्क आती है। दूसरी बात यह है कि ये तो हमें तो देखना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा कि जो संगठन शक्ति बीजेपी के है, भाजपा जैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करके वोट ले आना की कामयाबी दिखाए हैं सारे राज्यों के चुनाव में, ये तो कांग्रेस पार्टी की एक कमी है। और तो मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ पर +1 है और यहाँ पर कांग्रेस का 0 स्कोर चल रहा है? देखिए, मतलब गिविंग दिस क्रेडिट टू आपने बीजेपी। तो 5 राज्यों के उदाहरण दिए, इसमें 4 हमने हारे थे। नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ आपके झारखंड में हम जीते और वो भी हम जूनियर पार्टनर होके अलायंस में जीता। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब मैंने आज तक जितने भी कांग्रेस नेता से बात किया है, उन्होंने कभी इस चीज को नहीं माना और उन्होंने पलट करके बीजेपी पर आरोप ही लगाए हैं कि ये पार्टी ऐसी, ये पार्टी वैसी। लेकिन मुझे पहली बार किसी कांग्रेस नेता से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि हाँ, बीजेपी वाकई वोट लाने में, संगठनात्मक तरीके से काम करने में बहुत ही ज्यादा आगे है और कांग्रेस नहीं है। लेकिन इस काम के आपको मालूम है कि कुछ प्रश्न भी हैं जी। महाराष्ट्र में जब करीब 45 लाख मेरे ख्याल में या 49 लाख लोग रजिस्टर किए लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले। तो प्रश्न आते हैं कि ये लोग क्या कहाँ थे पहले तो 5 साल लगते थे इतने लोग आने के लिए, तो ये 5 महीने में इतने लोग कहाँ से आए, इसके बारे में तो प्रश्न लोग उठाए हैं। शायद वही आप सुने होंगे। राहुल गांधी जी तो आपको याद है पार्लियामेंट के अंदर ही कहा कि उनके ज्ञान में शिरडी टाउन में एक
बिल्डिंग में ही 7,000 लोग कैसे आ सके, इसमें तो कुछ प्रश्न पूछने लायक है। और इसके लिए तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ जवाब की ज़रूरत है। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हमें कुछ प्रश्न पूछना है कि किस किस्म के लोग आए, कैसे वोट, फिर भी अगर भाजपा की तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशनल शक्ति, ये संगठन शक्ति नहीं थे, तो इसको करने में और इसको सीट में कन्वर्ट करने में, जीतने के लिए ये इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं भी मान लेता हूं कि उसका कोई कामयाबी है। जहां हमारे संगठन काफ़ी मजबूत हैं, जैसे आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, केरल में जो कांग्रेस के अलायंस है, केरल के 20 सीट में 19 हम जीत लिए। तो ये छोटी सी बात नहीं है। तो हम सिर्फ, मेरी पार्टी से कहता हूं कि हम अपने आप से भी समझ सकते हैं, अब सीख सकते हैं कि जहां हमारी गेन्स हो गए, जहां हम जीत सकें, वहां हम क्या ठीक किया और जहां हम हारे, हमारी तरफ से क्या गलती थी। मेरे ख्याल में सारे पार्टी, एवरी पार्टी कैन लर्न एंड इम्प्रूव। तो जब आप भविष्य के बारे में पूछते हैं, भविष्य अलग होगा अगर हम कुछ सीख नहीं सके, और भविष्य अलग होगा और हम सीख के आगे बढ़े। तो क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास भी है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हें ये भी मालूम है कि वो किस चीज़ में पीछे छूट गए, तो क्या कभी बैठ करके सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो बैठ करके आत्ममंथन, आत्मचिंतन नहीं करते हैं कि आखिर कमी कहाँ आ रही है? करते होंगे, मैं तो उनके साथ बैठा नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या आपस में क्या सब चिंते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व इस काम तो करना ही चाहिए। मेरे ख्याल में किए होंगे। मेरे ख्याल में कल या परसों एक बहुत बड़ा मीटिंग था जनरल सेक्रेटरीज के, इंचार्जेस के हर राज्यों में। लेकिन ये भी मत भूल जाइए कि हमारे देश की एक प्रतियोगिता है कि हर राज्य में राजनीतिक इतिहास अलग है, राजनीतिक प्रकृति अलग है, और हर राज्य में अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजी बनना चाहिए। ये नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल हो सकता भारत में। जो भाजपा कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत में उतने सक्सेस नहीं मिल पाए उनको, और हम जो शायद केरला में किए, शायद हम बिहार में ऐसे नहीं कर सकेंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये राजनीतिक प्रकृति समझ के, राजनीतिक इतिहास भी समझ के हमें आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल में कांग्रेस तो ऐसी जगह नहीं है जहां कांग्रेस बिल्कुल एब्सेंट है। हर जगह में कांग्रेस की एक एब्सेंट है। सर, दिल्ली में एब्सेंट है। दिल्ली में देखिए एब्सेंट नहीं है। हमारे 70 अगर हमारे उम्मीदवार मिले, उसका मतलब है कि 70 जगह में हमें लोग थे, लेकिन लोग तो हर जगह हैं, लेकिन पोजीशन में लोग नहीं है ना, लोकसभा में पोजीशन में है। मतलब मेरा सवाल बस दिल्ली में हम जो देख रहे हैं कि 3 बार हार चुके हैं जी। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम 3 बार एक चुनाव, एक राज्य में चुनाव हारते हैं, तो हमें भी मालूम है कि वापस आना आसान नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं। ये तो एक बड़ा चैलेंज है। कहीं ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जब सिर्फ अलायंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कभी भी वो जो पहले का, जैसे आप सोचिए कि यूपी में हम 1996 तक सरकार भी चलाए हैं, अब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हमें तो समाजवादी के साथ ही या दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में एक ही कहानी, तमिलनाडु में हमारी जो गेंस है ये सारी डीएमके के अलायंस के साथ है। तो हर राज्य में कहानी अलग अलग होती है। कर्नाटक में और तेलंगाना में जो मजबूती हमने दिखा सके, ये तो शायद बिहार में और बंगाल में हम दिखा नहीं सकेंगे, लेकिन दूसरी तरीके से हमको आगे जा सकेंगे। अंत में अगर आप देश की सरकार में एक बदलाव ले आना चाहते हैं, एक चेंज ले आना परिवर्तन ले आना चाहते हैं, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हम अकेले आए। हम दूसरे पार्टियों के साथ जो हमारी सोच में कोई इन कॉमन है उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे इस पे कोई
फॉर्मल जिम्मेदारी है, मेरे तो ऐसे नहीं है। नहीं, ये तो मेरी कोई फॉर्मल मतलब कांग्रेस नेतृत्व से पूछ लीजिए जिम्मेदारी जो कुछ वाली आप बात पूछेंगे। नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ सर, और ये बात कहीं ना कहीं मुझे अंदर मैं एक साधारण सोचती हूँ सांसद मैं। के रूप में मेरी राय बता रहा हूँ, और लेकिन आप इस वक्त क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपसे ही सवाल पूछूंगी, और सिर्फ तो मैं गलती नहीं, ये है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। चलो सिर्फ मैं नहीं, अब मुझे लगता है कि पूरे देश का ये सवाल होगा कि आखिर कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे करके खत्म, कांग्रेस ऐसी पार्टी जो कि काफी मजबूत हुआ करती थी और अब हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो एक लाजमी सा सवाल है। नहीं, देखने को मिल रही है, ये तो मत कहिए, क्योंकि देखने को मिल रही है। और सर कोई ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा नहीं, मैं ये बोलूंगी। नहीं, बात ये है कि देश में सिर्फ वैसे दो नेशनल फोर्सेस हैं। एक है भाजपा, नो डाउट अबाउट इट, दूसरा है कांग्रेस। और कौन है जो हर प्रदेश में कोई ना कोई प्रेजेंस हो, कोई एक सीट दो सीट शायद जीते हैं, लेकिन एक दो सीट्स के भी साथ कांग्रेस हर प्रदेश में प्रेजेंट है। ये भी भूल जाइए मत कि ऐसी दूसरा कोई नहीं। एक ज़माने में सोशलिस्ट थे, एक ज़माने में कम्युनिस्ट थे, जो हर प्रदेश में उनका कोई प्रेजेंस था। आजकल ऐसे नहीं है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी सोचो थे बंगाल और केरला में, और बंगाल में भी 0 सीट है, केरला में भी लोकसभा में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। देखेंगे तो ऑफ कोर्स विधानसभा चुनाव में तो कम्युनिस्ट काफ़ी मजबूत है केरला में। अगर आप सोशलिस्ट को देखेंगे तो सिर्फ यूपी में है भी समाजवादी पार्टी, बाकी जो समता पार्टी वगैरह सब चले गए। और लोहियाइट्स जो आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भी है, और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी हैं। समाजवादी पार्टी से करेंगे तो फिर मतलब वील कम डाउन टू द सेम लाइन। बट सर आई वांट टू नाउ मूव फॉरवर्ड। आपने अलायंस की बात कही थी, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि सारे जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट आकर के उन्होंने INDIA की शुरुआत की, और फिर बस लोकसभा में देखने को मिला, हमें एक आधा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, दिल्ली में नहीं देखने को मिला। दिल्ली क्योंकि अभी रिसेंट में इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर, इसलिए मैं दिल्ली पर एम्फेसिस डाल रही हूँ। क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, ये जो इंडिया के अंदर INDIA के अंदर अगर चुनाव लड़ते उस बैनर तले, तो शायद कहीं ना कहीं जो मामला है वो बेटर पोजीशन पे होती, और कांग्रेस को भी बताने में अच्छा लगता कि चल हमारे अलायंस में इतनी सीटें आई। कहा हर राज्य में अलग अलग इतिहास है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा के ही जीत के पहली बार आए, क्या क्या कहा कांग्रेस के खिलाफ। आपको मालूम है कि जब चुनाव लड़े हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ थे, और कई सीट्स में जितने प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिला वो कांग्रेस के एक्सपेंस में आए। जब दो पार्टी एक ही स्पेस के लिए, एक ही जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो नेचुरली अलायंस बनना आसान बात नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में एक डिवीजन हुई थी कि आप इतनी सीट लड़ी, हम इतनी सीट लड़ेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन विधानसभा में तो जब लड़ाई मतलब हमारे खिलाफ है तो नेचुरली बात अलग होगी। मैं इसके बारे में सिर्फ आपसे कहूँगा कि हर राज्य की कहानी अलग होती है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक नेशनल कहानी होती है, स्टेट इलेक्शंस में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में बात अलग होती है, और अलग अलग स्टेट की कहानी अलग अलग है। मोदी जी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, जब वो होगा शायद अलग होगी। लेकिन आपकी राय क्या है लेकिन इस पर? देखिए, मुझे तो उनका लॉजिक समझ पाया कि देखिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हर लेकिन मेरे मन में ये भी प्रश्न है कि आज का हाल कैसे आया, क्योंकि 1952 में जब चुनाव शुरू हुए हमारे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन ही था। 1957 में, 1962 में, 1967 तक करीब 20 साल से 1 नेशन 1 इलेक्शन ही चला। लेकिन अंत में ये नामुमकिन हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार कभी भी गिर सकती है। जिनके पास मेजॉरिटी खो जाते हैं वो तो गिर जाते हैं, जिनकी कोalition गिर जाते हैं तो सरकार भी गिरती, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 6 महीने के अंदर नया चुनाव आना पड़ता है। तो इसलिए अलग अलग टाइम पे सरकार गए और अलग अलग टाइम पे चुनाव लगे। तो ये तो हु इज़ गोइंग टू प्रिवेंट इट हैपनिंग अगेन? अगर आपने ज़बरदस्ती मतलब लोगों को दबा के एक बार चुनाव लड़ने पड़ा, और क्या हो गया कि अलग अलग राज्यों में अलग रिजल्ट आए, कि कोई भी एक राज्य में कोalition बना और कोalition तोड़ गया। नहीं, ये हो सकता है ना हमारे सिस्टम में। अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहेंगे तो बेहतर है कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे ही जाइए। जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लेते हैं कुछ फिक्स टर्म के लिए, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट 4 साल के लिए है, उनको निकालने के लिए इम्पीचमेंट की जरूरत है, कि वो बहुत कठिन प्रोसेस होते हैं। तो कोई भी जीता वो 4 साल के लिए है, और पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है या नहीं है ये इसमें कोई लेना देना नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात अलग है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में
एग्जीक्यूटिव जो है, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश में, उनको चुना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। अगर आपको मेजोरिटी है आपके संसद में तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और अगर आपका कोalition है और कोalition के 1-2 पार्टी निकल गए तो आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। तो ये सिस्टम अलग है। और वन नेशन वन इलेक्शन मेरे ख्याल में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की लॉजिक है, जिस लॉजिक में मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन वो नहीं है प्रश्न। हमारे सिस्टम जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे संविधान में जो है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये नामुमकिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तो गिर ही जाएगी। चलिए, मेरा अब पॉलिटिक्स रिलेटेड एक आखिरी सवाल है, ठीक है, और बहुत सच्चाई से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है? मैं सच्चाई से ही बोलता हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है राजनीति में। As a citizen, are you happy with the BJP government? No, as a citizen, ये हैप्पी और अनहैप्पी की बात नहीं है। हमारे देश को विकसित बनना, हमारे देश को चलाना आसान बात नहीं है। कोई भी जो सरकार बनेगी, कुछ न कुछ होंगे जो हम बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं किया, ये गलत बात है, या ये कामयाब नहीं रहा, ये फेलियर हो गया। लेकिन ऐसे भी है कि आप कोशिश करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जब मैं कुछ देखा सरकार की तरफ से जो एक प्रयास है देश को बेहतर करने के लिए, मैं इसको मान लेता हूँ। मैं हमारे टैक्स टैग के लिए, हमारे जनधन बैंक अकाउंट्स के लिए, मैं हमारे स्वच्छ भारत के लिए, अब मुझे याद है शायद कि मैं स्वच्छ भारत का पहला जो एम्बेसडर्स मोदी जी अपॉइंट किए, उनमें से एक मैं था। पहले 6-7 लोग जो स्वच्छ भारत के लिए बात बोले, मैं था। तो मैं राजनीति के अतीक देखने वाला आदमी है, और ये आसान नहीं है। जब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पार्टी के अंदर है तो पार्टी डिसिप्लिन भी बड़ी चीज़ होती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब लोग कहते हैं कि देखिए हम तो विपक्ष में हैं, जो भी सरकार करे उसके खिलाफ बोलना है। और मैं ये भी नहीं पसंद करता कि हम लोग विपक्ष में हैं और हर चीज़ के लिए सरकार उनको विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी आप कॉमन ग्राउंड भी ढूंढ लीजिए, कभी कभी देश की हित के बारे में बोलिए। मैं तो आपको मालूम है कि मैं विदेश कार्य समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं विदेश कार्यों में ये देखता हूँ कि ना कांग्रेस फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, ना भाजपा का फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, भारत का फॉरेन पॉलिसी जो भारत के लिए अच्छा है, इसके बारे में मैं चर्चा चलाना चाहता हूँ कमेटी के भीतर। और अब तक तो मैं खुश हूं कि सारे पार्टीज की प्रतिनिधि जो है हमारी कमेटी में, वो इसी लाइन पे चलते हैं। कांग्रेस के लोग हो या भाजपा के लोग हो, उनकी चिंता है कि देश की जनता को क्या हो रहा है, देश की जनता क्या मिल रहा है, ऐसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर सारे क्षेत्र में हम इस किस्म की सोच कर सकें और हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ चलें, तो अंत में जनता चुन लेंगे जो उनको चाहते हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन सरकार बनाने के बाद भी जरा सा सहमति हो सकते हैं दोनों तरफ के साथ। इस किस्म की राजनीति हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि हम खो गए हैं। अब तो इतनी एक्रिमनी है। मैं लोगों से कहता, देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे राइवल्स है। अंग्रेजी में कहो, हमें मलयालम में हमारे तो बहुत स्पष्ट एक एदिराली है, हमारे शत्रु नहीं है। ये तो मेरी भाषा मलयालम में कहते हैं हम। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हम देख रहे हैं कि शत्रुत्व तो अभी पैदा हो गया। अभी सरकार विपक्ष को कहते हैं कि आप लोग देशद्रोही है, आप एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ। और विपक्ष कहते हैं कि आप हमारे देश को बेच रहे हैं, आप भी एंटी नेशनल है। इस किस्म की बात में से हमारी देश कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि हम विकास के बारे में सोचें, देश हित के बारे में सोचें, और देश के लोगों के नाम पे सारे बोलें, चाहे आप सरकार में हो या विपक्ष में हो। लेकिन इस किस्म की राजनीति प्रैक्टिस करना बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे राज्य में, मेरी जो राजनीतिक करियर में बहुत विवाद महसूस किया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे मालूम है ये आसान नहीं है। जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो हमारी राजनीति में ये समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो मैं भी मान लिया कि शायद मैं एक राजनेता के जैसे नहीं सोच रहा हूं, और ये भी शायद एक बहुत कमी है मेरी तरफ से। एक कामयाबी नहीं है, ये तो एक गलत बात है। अगर आप राजनीतिक सोच करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है मेरी तरफ से। लेकिन इसी तरीके से मैं सोचता हूँ। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, अब क्योंकि आपने कहा कि 5 मिनट और समय लूंगी मैं आपका। आप 5 मिनट कुल मिला के लेना चाहती है और बहुत ले लेने। इंटरेस्टिंग होला सर, आपसे बात करते करते समय का पता नहीं चलता है। ओके, चलिए ठीक है, मैं क्लोजिंग कर लूंगी। बट वन आखिरी क्वेश्चन, आप बहुत सोशल मीडिया पर वायरल होते हो,
How do you feel? What do you feel about that? देखिए आजकल की ज़माने में Surrounded तो with women. Shashi Tharoor everywhere. Whenever Shashi Tharoor walks into the room, he has everybody's attention. All the women are looking towards Shashi Tharoor. Where is this aura coming from? How do you do that? उनसे पूछिए जो मेरे पास आते हैं, मुझे कैसे मालूम। मैं हूँ, आई मीन आई एम माई सेल्फ, how आई does डोंट it ट्राई feel? वेरी हार्ड। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग यू कैन से इज एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट। ये तो चलने वाला नहीं है, 1-2 साल में लोग आपको भूल जाएंगे। तो अब जब है आप कोऑपरेट कीजिए, नो पॉइंट रिजेंटिंग इट, नो पॉइंट हाइडिंग फ्रॉम इट। अब आजकल वैसे भी मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ, एक राजनीतिक प्रोफेशन में हूँ जहाँ मैं पब्लिक के साथ हूँ हर रोज़। Correct. हर रोज़ ना मेरी कंस्टिट्यूंसी में या कहीं और, जैसे अब अभी मुंबई में हूँ, कल दिल्ली में होंगे, हम तो हर जगह पे पब्लिक आई में हूँ। तो अगर आप हाइड कर सकेंगे या कुछ और इमेज दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में लोग को बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये आदमी असली नहीं है। बेस्ट बी योर सेल्फ एवरीवेयर। मैं हूँ। अगर मैं मेरे वोटर्स के सामने हूँ, मेरे संसद क्षेत्र में हूँ, या मैं कहीं और कोई भाषण के लिए आया हूँ, जैसे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, या कल कुछ और काम कर रहा हूँ, अंत में बी ट्रू टू योर सेल्फ। मैं जब जवानों मतलब बच्चों मुझे राय पूछते, मैं ये कहता, नो हु यू आर एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। कोई और तो आप नहीं हो सकते, नो वन एल्स कैन बी यू, यू आर द ओनली वन हु कैन बी यू, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ यू कैन बी। बस यही है मेरी राय। Okay, thank you so much. Thank you This so was much. Shashi Tharoor on बहुत Ideas of India ABP Live के मंच पर। Thank you so much हमारे ज्वाइन करने के लिए, अपने ओपिनियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद आशीष।